आज हम गणित भाग 1 का पहला पाठ जो हमने शुरू किया था, जिसका हमारा पुनरावर्तन चल रहा है समुच्चय पाठ का, उसका हम प्रश्न संग्रह 1.3 जो है वो सॉल्व कर रहे थे। 1.3 में आपने पहले जो है वो अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया था। प्रश्न 4 तक हमारा हो चुका है पहले के लेक्चर में। आज हमको प्रश्न 5वां जो है वहां से हमें हल करना है। तो ये शुरू करने के पहले, जैसे पहले भी हमारा रिवीजन हो चुका है कि हम किस तरह से पहचानते हैं कि वो उसका जो है कोई भी समुच्चय अगर हमें दिया है तो उसका पूरक समुच्चय किस तरह से निकालते हैं, ये सब हम पहले ही सीख चुके हैं। लेकिन आगे जो प्रश्न 6ठा 7वां 8 है, उसको शुरू करने के पहले एक बार हम शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं कि किस तरह से हम पूरक पहचानते हैं, किस तरह से हम उपसंग पहचानते हैं। तो जैसे कि इसके पहले आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न किया था, इसमें उपसमुच्चय निकालने को, पूरक निकालने को पहले भी हमसे पूछा गया है, जिसे हमने हल किया है। और आज इसका हम एक बार शॉर्ट रिवीजन लेते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चों एक एग्जांपल लेती हूँ। समझिए हमारे पास विश्व समुच्चय को हम U द्वारा दर्शाते हैं। अगर हमें विश्व समुच्चय दिया गया है, समझिए विश्व समुच्चय हमारा है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा विश्व समुच्चय दिया गया है। अब अगर इसमें से A का मान आपको दिया है कि कोई समुच्चय A है जिसके घटक हैं 1 2 3 4, अगर हमें A का पूरक निकालने को कहा जाए, A का पूरक, तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं। तो A के पूरक समुच्चय में क्या आएगा, वो घटक जो A में उपस्थित नहीं है लेकिन विश्व समुच्चय में उपस्थित है। वो घटक जो विश्व समुच्चय में उपस्थित है लेकिन A में नहीं उपस्थित है, वो आपका A पूरक में आएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे A में है 1 2 3 4, तो विश्व समुच्चय में 1 2 3 4 छोड़ के बाकी जितने भी घटक हैं वो सभी आपका A के पूरक में आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 ये 4 छोड़ते हैं तो इसमें आप बचा क्या, 5 6 7। तो A का अगर हमें पूरक निकालना है तो उसमें क्या आ जाएगा, 5 6 7। तो पूरक का अर्थ क्या है कि वो सभी घटक जो विश्व समुच्चय में हो लेकिन आपको जो समुच्चय दिया गया है उसके अंतर्गत नहीं हो। तो ऐसे सारे घटक किस में आते हैं, वो पूरक में आते हैं। उसी तरह से उपसंग हम कैसे पहचानते हैं, उपसमुच्चय हम कैसे पहचानते हैं। उपसमुच्चय पहचानने के लिए अगर आपको बताना है तो वो सभी घटक, एक के सारे घटक अगर विश्व समुच्चय में उपस्थित हैं तो A जो है वो विश्व समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 A में है, आपके विश्व समुच्चय में भी 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो इसका क्या अर्थ है कि A जो है वो विश्व समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, A उपसमुच्चय है विश्व समुच्चय का। A जो है वो उपसमुच्चय है विश्व समुच्चय का। या यहाँ पे U की जगह अगर आपको B दिया होता तो हम लिखते A जो है वो उपसमुच्चय है B का या उपसंग है B का। तो इस तरह से हम उसको दर्शाते हैं। अब इसी पे आधारित है हमारा प्रश्न चौथे तक, जहाँ अभी जैसे हमने चर्चा किया प्रश्न चौथे तक हमारा हो गया था। तो आज हम प्रश्न 5वें से शुरू करते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, उपसमुच्चय लिखना है और आगे का जो क्वेश्चन है उसमें कहीं कहीं आपको पूरक समुच्चय भी लिखना है। तो हम शुरू करते हैं अपने 5वें प्रश्न से। प्रश्न 5वें में हमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय दूसरे कौन से समुच्चय का उपसमुच्चय है। इसमें आपको पहचानना है, आपको समुच्चय दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय किस समुच्चय का उपसमुच्चय है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, P पुणे के निवासियों का समुच्चय, M मध्य प्रदेश के निवासियों का समुच्चय, I इंदौर के, B भारत के, H महाराष्ट्र के निवासियों का समुच्चय। ये सभी आपको दिया हुआ है। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा समुच्चय किसका विश्व समुच्चय है।
तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले भाग से। इस प्रश्न में आप देखोगे 2 भाग हैं आपको। पहला भाग है, उसके नीचे आप देखोगे दूसरा दिया है कि उपयुक्त समुच्चय में से कौन सा विषम समुच्चय होगा। तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम पहला भाग हल करते हैं। यहाँ पे आपको कहा है पी किसका समुच्चय है? पुणे के निवासियों का। एम है मध्य प्रदेश के निवासियों का। आई है इंदौर के निवासियों का। उसके बाद आपको कहा है बी भारत के निवासियों का समुच्चय। उसके बाद लास्ट में है एच महाराष्ट्र के निवासियों का समुच्चय। तो बच्चों, जैसे हमें मालूम है, प्रश्न पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कुछ शहरों के नाम दिए हैं, कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं, और भारत जो है वो एक देश है, उसका नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे पूना जो है, पुणे के निवासियों का समुच्चय। तो पूना जो है वो क्या हुआ? वो है एक शहर जो किसके अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। तो पूना जो है, पुणे जो है वो छोटा है महाराष्ट्र से, तो क्या होगा? पुणे जो होगा वो उप समुच्चय होगा किसका? महाराष्ट्र का होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे आपको यहाँ पे दिया है इंदौर, इंदौर जो है वो भी एक शहर है, वो किसके अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो जो इंदौर है वो किसका उपसमुच्चय होगा? मध्य प्रदेश का होगा। इसके साथ साथ आप देखोगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों क्या है? राज्य हैं। ये किसके अंतर्गत आएंगे? एक देश के अंतर्गत आएंगे। कौन सा देश है? भारत। तो जो मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, ये दोनों किसका उपसमुच्चय हो जाएगा? भारत का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो अब इसे हम लिखेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे आप देखोगे, पहला तो हम इसे लिख सकते हैं पुणे, जिसे पी से दर्शाया गया है। पुणे उपसमुच्चय है किसका? एच। एच मतलब महाराष्ट्र। पुणे उपसमुच्चय है एच का, महाराष्ट्र का। दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं? पुणे उपसमुच्चय है किसका? भारत का। पूना जो है वो छोटा है, एक शहर है जो किस राज्य के अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र के राज्य के अंतर्गत आता है। और किस देश के अंदर आता है? भारत के अंतर्गत। यहाँ पे पुणे के लिए पी समुच्चय का उपयोग किया गया था, महाराष्ट्र के लिए एच का, और भारत के लिए बी का। तो पुणे जो है वो उप समुच्चय है किसका? महाराष्ट्र का। पुणे जो है वो उप समुच्चय है किसका? भारत का। उसी तरह से अब हम नेक्स्ट लेते हैं इंदौर। इंदौर एक शहर है, इंदौर उप समुच्चय है किसका? इंदौर शहर किसके अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश को आप देखोगे किससे दर्शाया है? एम से। तो इंदौर उप समुच्चय है मध्य प्रदेश का, और इंदौर उप समुच्चय है किसका? भारत का, है ना। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है इंदौर,
मध्य प्रदेश नामक राज्य के अंतर्गत आता है और किस देश के अंदर आता है? भारत के अंदर आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये हमने 4 शहरों को जो है वो बता दिया है, किस राज्य में आते हैं, किस देश में आते हैं। तो किसके उप समुच्चय होंगे ये हमने लिख दिया। अब क्या बचा? अब हमारा राज्य जो मध्य प्रदेश है वो किसके अंतर्गत आता है? भारत के अंतर्गत। उसी तरह से महाराष्ट्र जो है वो किसका उप समुच्चय होगा? ये भी भारत का उप समुच्चय होगा। तो इस तरह से हम सभी उप समुच्चयों को दर्शा सकते हैं। यहाँ पे भारत जो है इससे बड़ा आपको कोई भी नहीं दिया गया है समुच्चय, तो भारत जो है वो उसे हम विश्व समुच्चय मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जितना भी समुच्चय आपको दिया गया है, यहाँ पे आप देखोगे शहर है, राज्य है, लेकिन देश जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे लास्ट में आपने देखा है देश का वर्णन किया गया है, देश का समुच्चय आपको बताया गया है और उससे बड़ा आपको कोई भी एग्जाम्पल इसमें नहीं दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो रहेगा वो क्या होगा? भारत। तो भारत जो है वो हमारा विश्व समुच्चय है। तो बाकी जो समुच्चय है वो क्या होंगे? इसके उप समुच्चय होंगे। बाकी जो घटक है इसके उप समुच्चय हैं। तो पहला जो इसका पार्ट था कि हम किस तरह से उप समुच्चय को दर्शाएंगे, तो उसका उत्तर इस तरह से है। जैसे हम दर्शाएंगे पुणे जो है वो उप समुच्चय है महाराष्ट्र का, पुणे उप समुच्चय है भारत का, इंदौर उप समुच्चय है मध्य प्रदेश का, इंदौर उप समुच्चय है भारत का, मध्य प्रदेश उप समुच्चय है भारत का और महाराष्ट्र उप समुच्चय है भारत का। तो इस तरह से इसे हम दर्शाएंगे। अब इसी प्रश्न में आप देखोगे नेक्स्ट आपको दूसरा भाग इसका है, उपयुक्त समुच्चय में से कौन सा समुच्चय विश्व समुच्चय कहा जाता है। तो विश्व समुच्चय हम कैसे पहचानते हैं बच्चों? जो सबसे बड़ा समुच्चय होता है जिसके घटक बाकी समुच्चय के जो घटक हैं वो सभी उसके अंतर्गत आए। बाकी जो आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, बाकी सभी समुच्चयों के घटक जिसके अंतर्गत आते हैं वो समुच्चय जो सबसे बड़ा है, जो सभी समुच्चयों को घटकों को अपने अंतर्गत समाविष्ट करता है, उसे हम विश्व समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आप देखोगे क्या है? देश है, भारत देश है। तो यहाँ पे सब जो विश्व समुच्चय होगा वो कौन सा होगा? भारत के निवासियों का समुच्चय। तो इसका जो ये तो पार्ट 1 था, इसके पार्ट 2 में हम क्या लिखेंगे? दूसरा भाग जो है भारत के निवासियों का समुच्चय, या आप इस तरह से लिख सकते हो बी भारत के निवासियों का समुच्चय क्या होगा? विश्व समुच्चय होगा। यहाँ पे समझो अगर आपको भारत के बाद एक और टर्म दिया होता कि एशिया के निवासियों का समुच्चय, तो यहाँ पे आप देखते हैं भारत से बड़ा क्या हो गया? एशिया। एशिया जो है उसके अंतर्गत भारत आता है, तब आपका विश्व समुच्चय एशिया होता। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा आपको भारत दिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? इसका जो विश्व समुच्चय होगा वो क्या होगा? भारत होगा। अब इसी कड़ी में हम आगे प्रश्न 6 पे आते हैं। अब अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों प्रश्न छठा जो है वो भी इसी प्रकार है। इसमें भी आपको उप समुच्चय पहचानना है। जैसे यहाँ पे दिया है, नीचे कुछ समुच्चय दिए गए हैं, इनका अध्ययन कीजिए तथा बताइए कौन सा समुच्चय उस समुच्चय के लिए विश्व समुच्चय लिया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हम किस समुच्चय को विश्व समुच्चय मान सकते हैं। यहाँ पे आपको कहा है 5 की गुणज संख्याओं का समुच्चय, 7 के पहाड़े में आने वाली संख्याओं का समुच्चय और 12 की गुणज संख्याओं का समुच्चय। छठा
चौथा प्रश्न, यहाँ पे पहला भाग जो है वो हम हल कर रहे हैं। इसमें आपको कहा है a बराबर है 5 की गुणज संख्याओं का समुच्चय। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, 5, 10, 15, 20, ये जो है ये आगे आपका बढ़ता जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इस तरह से बढ़ता जाएगा 5 की गुणज संख्याओं का समुच्चय। और ये जो समुच्चय है ये आप ध्यान दोगे बच्चों, यहाँ पे असीमित समुच्चय है, अनंत समुच्चय है, क्योंकि 5 की गुणज संख्या जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। वो आपकी एक सीमा नहीं दी गई है कि आपको 50 से छोटी लिखना है या आपको 100 से छोटी लिखना है, ऐसी कोई सीमा नहीं दी गई है। तो इसका अर्थ है ये जो समुच्चय बनेगा ये कौन सा समुच्चय बनेगा, अनंत समुच्चय बनेगा। उसी तरह से 7 के पहाड़े की संख्याओं का समुच्चय। दूसरा आपको कहा है 7 के पहाड़े की संख्याओं का समुच्चय। तो 7 के पहाड़े में क्या क्या आता है, 7, 14, 7 3 21, 7 चौक 28, ये भी आप देखोगे आगे बढ़ता जाएगा और अनंत तक जाएगा, तो इसलिए ये भी अनंत समुच्चय का प्रकार है। फिर सी में कहा है 12 की गुणज संख्याओं का समुच्चय। तो 12 की गुणज संख्या मतलब 12 के पहाड़े में जो आता है 12, 24, 12 3 36, 12 चौक 48, ये भी आप देखोगे आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो इन तीनों को अगर आपको समाविष्ट करना है तो कहा है कि आप इसके लिए विश्व समुच्चय क्या लोगे। तो इसके लिए जो हमारा विश्व समुच्चय होगा वो भी क्या होगा, अनंत होगा, क्योंकि आप देखोगे इसमें जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं ये सभी अनंत समुच्चय का प्रकार है, जिसकी आप सीमा नहीं बता सकते हो, लिमिटेशन आप नहीं बता सकते हो। तो ये अनंत समुच्चय का प्रकार है, इसलिए इसके लिए अगर हमें विश्व समुच्चय लेना है तो हम कौन सा विश्व समुच्चय लेंगे, अनंत वाला विश्व समुच्चय लेंगे। तो इसके लिए आप क्या क्या ले सकते हो, जैसे हमने पहले देखा था प्राकृत संख्या। हमारी प्राकृत संख्या जो है वो कहाँ से शुरू होती है, अगर हमें प्राकृत संख्या का समुच्चय लिखना है तो हम पहले देख चुके हैं प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक जाती है। उसी तरह से अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या होल नंबर जिसे कहते हैं, डब्ल्यू द्वारा दर्शाते हैं, शुरू होती है ये 0 से और कहाँ तक जाती है, ये भी अनंत तक जाती है। तो ये हो गया प्राकृत संख्या, होल संख्या। आगे है इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो है ये सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 0 रहेगा, 1, 2, 3, ये अनंत तक जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे -1, -2, ये भी जो है ये अनंत तक जाएगा। तो ये जो समुच्चय है ये भी आप देखोगे अनंत समुच्चय है, असीमित समुच्चय है। तो ये जो तीनों घटक हैं इनको समाविष्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें से विश्व समुच्चय लेना होगा। तो उन विश्व समुच्चय के लिए आप क्या क्या ले सकते हो, आप चाहे तो n अर्थात प्राकृत संख्या ले सकते हो, पूर्ण संख्या ले सकते हो और पूर्णांक संख्या ले सकते हो। NWI मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इसमें से आप कोई भी संख्या ले सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इन समुच्चय के लिए
विश्व समुच्चय प्राकृत संख्या n पूर्ण संख्या W या पूर्णांक संख्या I का समुच्चय विश्व समुच्चय होगा। मतलब इसमें से आप कोई भी समुच्चय जो है आप ये जो आपको समुच्चय दिया गया है इनके लिए आप इसमें से दी गई किसी भी समुच्चय को विश्व समुच्चय ले सकते हो। आप प्राकृत संख्या ले सकते हो, आप पूर्ण संख्या ले सकते हो, पूर्णांक संख्या ले सकते हो। इसमें हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या का वर्णन नहीं किया है क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो बटे में होती है। यहाँ पे आपको कोई भी संख्या बटे में नहीं दी गई है, तो इसलिए इसके अंतर्गत हमने परिमेय संख्या का या अपरिमेय संख्या का वर्णन नहीं किया है। तो इसमें आप इन तीनों में से कोई भी संख्या को विश्व समुच्चय मान सकते हो। तो बच्चों ये तो इसका भाग 1 था। छठे प्रश्न में भी आप देखोगे 2 भाग दिए हुए हैं। यहाँ पे भाग दूसरा है 4 की गुणज पूर्णांक संख्या का समुच्चय और P सभी समवर्ग संख्याओं का समुच्चय। अब इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में आपको क्या कहा है, P जो है वो 4 की गुणज पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो 4 का गुणज जो है इसका समुच्चय इस तरह से आप ले सकते हो। P का मान आपको दिया है और T है सभी समवर्ग संख्याओं का समुच्चय। तो T समवर्ग संख्याओं का समुच्चय। सम संख्या तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसके अंतर्गत 4 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं। इस तरह से हम समवर्ग संख्या लेंगे, सम संख्या जो वर्ग है। तो इस तरह से हम इसे दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों को भी समाविष्ट करने वाली आपको संख्या लेनी है, जो इसके लिए आपको विश्व समुच्चय बताना है। तो इसके लिए भी हम किसको विश्व समुच्चय ले सकते हैं, प्राकृत संख्या को या पूर्ण संख्या को या पूर्णांक संख्या को। तो आप लिखोगे सेकंड पार्ट जो है, उपयुक्त उदाहरण के लिए प्राकृत संख्या का समुच्चय जिसे हम n द्वारा दर्शाते हैं या पूर्ण संख्या का समुच्चय। पूर्ण संख्या को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, आप देखोगे W द्वारा दर्शाते हैं। या पूर्णांक संख्या का समुच्चय। विश्व समुच्चय है। तो ये बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। फिर हम आगे 7वें प्रश्न पे आते हैं। तो बच्चों 7वां प्रश्न हमें दिया है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के समुच्चय को विश्व समुच्चय मानते हैं। यहाँ पे आपको विश्व समुच्चय क्या दिया है,
कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, यह आपको विश्व समुच्चय लेना है। इसके बाद इसी प्रश्न में आपको कहा गया है कि गणित में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय ए मान लिया जाए तो ए का पूरक समुच्चय लिखिए। यहाँ पे आपको कहा है कि गणित विषय में जितने विद्यार्थी 50% अंक पाते हैं या 50% से अधिक पाते हैं तो उनका समावेश आपको किस समुच्चय में करना है, ए में करना है। उसके बाद आपको क्या कहा है कि आपको ए का पूरक समुच्चय लिखना है। तो जैसे शुरू में हमने चर्चा की थी, इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम सीख चुके हैं कि पूरक समुच्चय हम कैसे निकालते हैं। पूरक समुच्चय का अर्थ है कि वो सभी घटक जो आपके विश्व समुच्चय में हैं, लेकिन जो आपको दूसरा समुच्चय दिया गया है जिसका आपको पूरक निकालना है, जैसे यहाँ पे हमें ए का पूरक निकालना है, तो वो सभी घटक जो आपके विश्व समुच्चय में होंगे लेकिन कहाँ नहीं होंगे, ए के अंतर्गत नहीं होंगे। अब समझिए हमारे क्लास में अगर 40 विद्यार्थी हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे क्लास में 40 विद्यार्थी हैं जिसमें से हमें कितने विद्यार्थियों को 50% या उससे अधिक अंक मिला, तो समझिए 30 विद्यार्थियों को 50% या उससे अधिक अंक मिला। तो 30 जो है वो किस में चले जाएंगे, 50% अंक या उससे अधिक अंक में, मतलब समुच्चय ए में चले जाएंगे। 40 में से कितने विद्यार्थी बचे, 10 विद्यार्थी बचे, तो वो 10 विद्यार्थी किस में आ जाएंगे, वो हमारे ए के पूरक समुच्चय में आ जाएंगे। जिनको 50% या उससे कम अंक मिले वो किस में आ जाएंगे, ए के पूरक में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम पूरक को लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा है कि आपको इन सभी समुच्चयों को लिखना है और ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको 7वें प्रश्न में आप देखोगे विश्व समुच्चय के लिए क्या लेना है, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या लेनी है। यहाँ पे आपका विश्व समुच्चय अर्थात यू हो जाएगा कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय। ए में आ जाएगा कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय, जो है ये आपका विश्व समुच्चय होगा। ए में आएगा 50% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। ए में आ जाएगा 50% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। यहाँ पे आप देखोगे फिर ए के पूरक में हम क्या लिखेंगे, 50% अंक प्राप्त करने वाले या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। ए का पूरक जो होगा, ए जो है वो 50% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, ए का पूरक होगा 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का समुच्चय या विद्यार्थियों का समुच्चय। यहाँ पे यू जो है विश्व समुच्चय, वो आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय है। ए जो है 50%, जैसे 100 में से समझो 50 नंबर, तो 50 नंबर जिन बच्चों को आए हैं वो बच्चे और 50 से ज्यादा जो आए हैं वो बच्चे, इन दोनों का समावेश ए में होगा। जैसे 50, 60, 70, 80 या जो भी 55, 65 अंक प्राप्त हुए हैं जिन विद्यार्थियों को, वो सभी ए के अंतर्गत आएंगे। 50 से कम 49, 48, 45, 30 इस तरह से जिसको अंक प्राप्त हुए हैं वो सभी विद्यार्थी किसमें आ जाएंगे, ए के पूरक में। क्योंकि ये सभी विद्यार्थी, इन दोनों को मिला के ये सभी विद्यार्थी किसके अंतर्गत थे, विश्व समुच्चय के। विश्व समुच्चय में से कुछ विद्यार्थियों को हमने ए में ले लिया, 50 या 50 से अधिक वालों को। जो विद्यार्थी बचे हैं
विश्व समुच्चय में है, लेकिन ए में नहीं है। जो विद्यार्थी बचे हैं वो सभी विद्यार्थी किस में आ जाएंगे? ए के पूरक समुच्चय में आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये जो हमारा प्रश्न संग्रह है 1.3, ये प्रश्न संग्रह आपका यहाँ पे खत्म होता है। इसमें प्रश्न 5वां, 6वां, 7वां, ये तीनों प्रश्न अभी हमने हल किया। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर जो है, आपको जो भी डाउट है वो आप पूछिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये प्रश्न संग्रह जो है ये हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अब अभी जो हमने पढ़ा उसमें से अगर आपको कोई भी डाउट है 5वें, 6ठे, 7वें प्रश्न में से, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ हैंड रेज है एक बच्चे का, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर, 5वें का क्वेश्चन एक बार फिर से बताओ। 5वें का क्वेश्चन 1। यस टीचर। यही आप प्रश्न, ओके। देखो 5वें के क्वेश्चन 1 में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमें उप समुच्चय बताना है। जो सबसे बड़ा समुच्चय रहेगा वो हमारा विश्व समुच्चय रहेगा। सभी घटक जो होते हैं वो किसके घटक होते हैं? विश्व समुच्चय के घटक होते हैं। यहाँ पे क्या क्या हमको दिया गया था? पी जो है वो पुणे के निवासियों का समुच्चय था। एम जो है वो मध्य प्रदेश के निवासियों का समुच्चय था, जैसे आप 5वां प्रश्न का पहला भाग पूछ रहे हैं। पी जो था वो किसके निवासियों का समुच्चय था? पुणे के निवासियों का। एम जो था वो किसके निवासियों का समुच्चय था? मध्य प्रदेश के निवासियों का। और क्या दिया गया था हमें? आई इंदौर के निवासी। बी भारत के। एच महाराष्ट्र के। यहाँ आपको उपसमुच्चय बताना था। यहाँ पे आपको उपसमुच्चय बताना था। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या क्या दिया है आपको। कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं, कुछ राज्य हैं और एक देश है, भारत देश का नाम आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे छोटे से, क्योंकि हमेशा जो छोटा रहता है वही बड़े का उपसमुच्चय रहता है। तो शुरू करेंगे हम छोटे से। तो छोटे में आपको 2 शहर दिए गए हैं, एक तो आपको पूना दिया है, दूसरा आपको इंदौर दिया है। हम शुरू करते हैं पुणे से। पूना जो है वो शहर जो है वो किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो पूना जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो पूना जो होगा वो उप समुच्चय होगा किसका? महाराष्ट्र का। पुणे के लिए आपको पी समुच्चय दिखाया गया था, महाराष्ट्र के लिए एच समुच्चय दिखाया गया था, और ये उप समुच्चय का सिंबल है, संकेत है। उसी तरह से पूना जो है वो महाराष्ट्र का उप समुच्चय है, और पूना किसका उप समुच्चय होगा? भारत का, क्योंकि भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत पूना आता है और भारत देश के अंतर्गत पुणे आता है। उसी तरह से हम दूसरा शहर की बात करते हैं। दूसरा शहर आपको दिया गया है इंदौर। इंदौर जो है वो शहर किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इंदौर उप समुच्चय है मध्य प्रदेश का, और इंदौर जो है वो किस देश के अंतर्गत आता है? भारत के अंतर्गत। तो इंदौर उप समुच्चय है भारत का। उसके बाद आते हैं, ये तो हमने शहरों को लिख दिया कि पूना है, पूना महाराष्ट्र में आता है, पूना भारत में आता है, इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, इंदौर भारत में आता है। अब हम आते हैं राज्य। राज्य भी तो किसी देश का उपसमुच्चय है। तो हम बात करते हैं राज्य की। तो मध्य प्रदेश जो है ये किसका उपसमुच्चय होगा? भारत का। और महाराष्ट्र जो है वो भी उपसमुच्चय होगा भारत का। तो इस प्रश्न को इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पे
पूना जो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करेंगे शहर से। तो शहर जो है वो राज्य का भी उपसमुच्चय होता है और देश का भी उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पे हमने शहर से शुरू किया और लास्ट में आप देखोगे, लास्ट में हमने क्या लिखा, राज्य को भी बताया कि राज्य जो है जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आपको दिया गया है, तो ये भी भारत का उपसमुच्चय होगा। और किसी को कुछ पूछना है? आपको समझा ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने पूछा था, आपको समझा? यस टीचर। नेक्स्ट यू टीचर। नेक्स्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछिए। हेलो मैम, हाँ पूछिए। प्रश्न नंबर 6 का पहला बताइए ना। प्रश्न 6 में आप देखोगे, यहाँ पे आपको A5 की गुणज संख्याओं का समुच्चय कहा है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा 5, 10, 15, ये जो है आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा। B आपको कहा है 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या, 7 के पहाड़े में 7, 14, 21, इस तरह से ये भी आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद C आपको कहा है 12 की गुणज संख्याओं का समुच्चय, तो 12, 24, 36, ये भी इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब आपको कहा है कि ये 3 समुच्चय दिए गए हैं, लेकिन इन तीनों समुच्चय को बताने के लिए आप कौन सा विश्व समुच्चय लोगे? तो विश्व समुच्चय बताने के लिए अब आप देखोगे तीनों समुच्चय हमारे जो है वो असीमित समुच्चय हैं, अनंत समुच्चय हैं। तो इसके लिए जो हमारा विश्व समुच्चय होगा वो भी क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। अनंत समुच्चय आपके कौन से हैं? पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या है। ये संख्या हम शुरू में ही हम कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं कि ये संख्याएं जो हैं ये अनंत होती हैं, इनकी सीमा नहीं होती, लिमिटेशन नहीं होता। तो अगर इनके लिए आपको विश्व समुच्चय लेना है तो आप क्या क्या ले सकते हो? पहला, आप प्राकृत संख्या ले सकते हो। प्राकृत संख्या हम किससे दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं। तो इनके लिए विश्व समुच्चय में आप पहला प्राकृत संख्या ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जो प्राकृत संख्या है n, वो कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। दूसरा हम क्या ले सकते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? ये भी अनंत तक जाती है। फिर हम ले सकते हैं पूर्णांक संख्या, ये इसमें माइनस और प्लस संख्या दोनों का समावेश होता है और ये भी अनंत तक जाती है। तो इन तीनों समुच्चय को आप इसके लिए विश्व समुच्चय ले सकते हो। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे ए समुच्चय ए बी सी, ए बी तथा सी का विश्व समुच्चय कौन हो सकता है? या तो n हो सकता है, n ले सकते हो आप, विश्व समुच्चय n या समुच्चय W या समुच्चय I है। इसमें से आप कोई भी समुच्चय ले सकते हो, क्योंकि आप देखोगे 5, जैसे यहाँ पे हम बात करें 5 की, तो इसमें से हम कोई भी समुच्चय ले, सभी समुच्चयों में 5 आता है। या बात करें 7 की, तो इसमें से कोई भी समुच्चय ले, सभी में 7 आएगा। या अगर बात करें 36 की, तो इसमें से आप कोई भी समुच्चय ले, सब में 36 आएगा। तो इसके लिए अगर इन तीनों का आपको विश्व समुच्चय लेना है तो आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो, तीनों नहीं लेना है। या तो आप पूर्ण संख्या लीजिए, पूर्णांक संख्या लीजिए, और या तो आप प्राकृत संख्या लीजिए। तो इन तीनों में से कोई भी हम इसका विश्व समुच्चय ले सकते हैं। और थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बच्चे का हैंड रेज है। हाँ हाँ, पूछिए आप प्रश्न।
टीचर 5वें का दूसरा बताइए ना। 5वें का दूसरा। यस टीचर। 5वां देखो बेटा, अभी हमने हल किया 5वें का पहला भाग। जब ये हम सॉल्व कर रहे थे तो इसी में मैंने आपको बताया था कि विश्व समुच्चय हम किस तरह से लेते हैं। तो इसमें आप बताइए मुझे कि सबसे बड़ा समुच्चय आपको कौन सा दिख रहा है? इसमें आपको सबसे बड़ा पूना दिख रहा है कि मध्य प्रदेश दिख रहा है कि इंदौर दिख रहा है कि भारत दिख रहा है कि महाराष्ट्र दिख रहा है? भारत टीचर। भारत सबसे बड़ा भारत है ना? यस टीचर। हाँ, तो जो हमें समुच्चय दिया रहता है तो उसमें हम विश्व समुच्चय क्या लेते हैं, जो सबसे बड़ा समुच्चय दिया है। तो इसमें सबसे बड़ा समुच्चय भारत है। यस टीचर। तो इसका विश्व समुच्चय क्या होगा? भारत। भारत होगा। तो इसका आंसर तो आपने ही दे दिया मुझे, इसका विश्व समुच्चय भारत होगा। तो सेकंड का आप इस तरह से लिखोगे कि बी भारत के निवासियों का समुच्चय विश्व समुच्चय है। समझा? यस टीचर। ओके, नेक्स्ट। और किसी टीचर। को पूछना है? हाँ हाँ बोलिए। बोलिए, और किसी को पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है प्रश्न? अब कोई भी हैंड मुझे नहीं दिख रहा है, तो मुझे आशा है कि आपके जो भी डाउट्स हैं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे आज जैसा कि हमने देखा, हमने 3 प्रश्नों को हल किया, 5वां, 6वां, 7वां। इन तीनों प्रश्नों को से संबंधित जो भी चर्चाएं थी वो हमने इस क्लास में किया। तो यहाँ पे हम अपने इस लेक्चर को, अपने इस प्रश्न संग्रह को विराम देते हैं। 1.3 यहाँ पे आपका खत्म हुआ। आगे का जो 1.4 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो भी मैथ्स 1 का लेक्चर रहेगा उसमें हम 1.4 को हल करेंगे। आशा करती हूँ कि आप जितने भी प्रश्न आपको हल कराते जा रहे हैं उनको आप घर पे अपने प्रैक्टिस करेंगे। और अगर कोई भी डाउट है